घोषणा सभा के उपरांत गणितीय सदन का आयोजन होता है, जिसमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इस सदन में गणितीय विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें आप सभी की भागीदारी होती है और विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा गणितीय संदर्भ में जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, उन आंकड़ों से गणितीय तथ्य का निर्णय आप स्वयं करते हैं। इस सदन में सिर्फ वह परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जहां पर आपका अंतर्ज्ञान स्वतः गणितीय तथ्यों के बारे में फैसला लेता है। तो आइए हम सदन की शुरुआत हमेशा की तरह जोरदार तालियों से करते हैं। गणित और विज्ञान के क्षेत्र में मेरे विद्यार्थी, आप बड़े होकर के बड़ा से बड़ा कार्य करेंगे, इस उम्मीद के साथ इस सदन की शुरुआत करते हैं। और बड़ा काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गणित और विज्ञान हमारी विरासत है। तो जो चीज हमारी विरासत में है, जिन चीजों में हमारा देश का मौलिक योगदान रहा है, उस देश का विद्यार्थी को गणित से भला भय कैसे हो सकता है। गणित हमारा स्वाभाविक वृत्ति हो, गणित हमारा स्वभाव हो, गणित हमारा मित्र हो, इस तरह का जो टेंडेंसी है आपके अंदर में डेवलप करना चाहिए। इसलिए बहुउद्देशीय बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके सदन का आयोजन किया गया। आइए, आज सदन में चर्चा के विषय अभाज्य संख्या ही है। कल उसके बारे में जो थोड़ी चर्चा किए थे, उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। अभाज्य संख्या, जिनको कल हमने एक को छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्याओं के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देखा। मैंने देखा कि एक को अगर हटा दिया जाए तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो दो ही प्रकार के हैं। एक ऐसे प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, अर्थात उनका जो डिवीजन होता है स्वयं संख्या होता है। और एक ऐसी संख्याएं हैं जिन स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य से डिवाइड होते हैं, जिसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो फिर देखा कि वह भाज्य संख्या भी अभाज्य संख्याओं के अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में वो प्राप्त होते हैं। तो उन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि प्राकृतिक संख्या एक को हटा दें तो वह किन संख्याओं से मिलकर बना है। सभी प्राकृतिक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बना है? सभी प्राकृतिक संख्या किन से मिलकर बना है? अभाज्य संख्याओं से। या तो अभाज्य संख्या है या तो अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को किन से मिलकर के बना हुआ देखते हो? अभाज्य संख्या, हेलो, अभाज्य संख्या या तो अभाज्य संख्या है या तो अभाज्य संख्या के वह गुणनफल है। जैसे एक उदाहरण मैं रखता हूं, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार,
यह एक आयताकार पट्टी है, 5 बराबर भागों में बटा हुआ है। चलिए, इसमें अगर हम 2-2 करके लें तब कितना बच जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 5 है, तो 5 से छोटी संख्या को बारे में बात करें, अगर हम 1-1 ले तो क्या बचेगा? नहीं सर। पूरा कलर हो गया? कब लेने पर? लेने पर। तो यहाँ पर 5 जिस व्यवस्था में रखा गया है उसको कोई बता सकता है? यहाँ 5 किस व्यवस्था में है? रो और कॉलम के रूप में देखिए। अगर मैं 5 में मैं 1 से भाग दिया तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं सर। कितनी बार ऐसा लेना पड़ा? 5 बार। अब मैं 2-2 लेता हूं, 1 2 3 4 5, वही मानेंगे इसको। अब 2-2 लेता हूं, क्या 2-2 लेने पर कुछ बचेगा? तो इससे क्या पता चल रहा है कि 5 में 2-2 करके निकाले तो कितना शेष बचेगा? यानी कि 2 5 का डिवीजर। चलिए 2-2 करके दिया, अब फिर 3, 1 2 3 4 5, मैं 3 लिया, तो क्या 5 में 3 से भाग लग रही है? क्योंकि 5 में 3-3 करके निकालने पर हमेशा कुछ ना कुछ शेष बचेगा। यहाँ कितना शेष बच गया? 1 2 3 4 5। अगर मैं 4-4 करके निकाल रहा हूं तो क्या यहां शेष बच गया? तो इस गतिविधि के द्वारा आप क्या देखा कि 5 का कौन कौन डिवीजन है? एक है और या अब इसी चीज को मैं यहां पर, अब मैं 5 वहां तो 1-1 करके लिया, 1 2 3 4 5। अब 5 में 5 निकाला जा सकता है ना? कुछ भी नहीं बचा। तो इन तीनों पिक्चरों में बताओ कि 5 में किसकी संख्या को निकाल या कौन कौन डिवीजन दिखाई पड़ रहा है? 1 और 5। तो 1 तो सबका होता है, तब हम 1 को डिलीट कर दिया, तब 5 का डिवीजन कौन है? क्या 6 हो सकता है? क्योंकि डिवीजन कभी भी डिविडेंड से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में नहीं, आगे होता है। एक और उदाहरण देखो, 7 आपके पास गेंद है, उसको पंक्तिबद्ध रखना है या कतारबद्ध रखना है, लेकिन शर्त है कि प्रत्येक कतारों में वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत या कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं इस नियमानुसार? 1 और 7। 1 2 3 4 5। देखो, अगर इस तरह के रखे हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। आपका कतार या तो हॉरिजेंटल हो सकता है या तो क्या हो सकता है? वर्टिकल। आप ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो 7 चीजों को मैं किस तरह हॉरिजेंटल रख रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7। और क्या क्या संभावना हो सकता है? मैं 7 वस्तुओं को एक ही पंक्ति में रख दिया तो एडजस्ट हो गया, या क्या होता है प्रत्येक पंक्ति एक एक का बनता? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 को मैं एक पंक्ति में रखा, या क्या दूसरी संभावना है? प्रत्येक पंक्ति एक का बना हो,
तब कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी? 7। यदि 7 का पंक्ति बना होगा तब पंक्तियों की कितनी आवश्यकता होगी? तो इन दोनों व्यवस्था में यहाँ पर 7 गुने 1 है और यहाँ पर क्या है? राइट। 7 टाइम्स 1 है, इधर क्या है? 1 टाइम्स 7 है। अब मैं 12 दिया, 12 को क्या यही 2 तरीका हो सकता है कि 12 के लिए 2 से भी अलग तरीका हो सकता है? चलो तो इन बगैर चित्रित किए हुए आप इसी भाषा में 12 को क्या क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पर 7 को इस व्यवस्था में जब रखा तो 7 गुने 1 के रूप में है या 1 गुने 7 के रूप में है, तो यहाँ पर 12 के लिए क्या क्या हो सकता है? 1 गुने 12, 12 गुने 1, 1 गुने 12 माने 12 का भी एक पंक्ति हो सकता है, तत्काल लिखेंगे। 1 गुने 12 और क्या क्या हो सकता है? और क्या होता है? 2 गुने 2, और क्या हो सकता है? 2 गुने 6, 4 गुने 3, 4 गुने 3, 3 गुने 4, 3 गुने 4 भी हो सकता है। राइट। जब 3-3 का पंक्ति हो तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 4। जब 4-4 का पंक्ति बनाएंगे तो पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 3। जब 2-2 का हम बनाएंगे तो पंक्तियों की संख्या 4। लेकिन कुल कितना है? 12। तो आपको 12 को इधर जो है गुणनखंडन किया गया है, तो कह सकते हैं कि गुणा के चिन्ह पर प्रत्येक संख्या 12 का क्या हुए? या डिवीजन हुए। इस तरह से 12 के कितने डिवीजन हुए? कितने हुए? 6। अब आइए इस तरह से हमने देखा कि कल जो चर्चा था उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाया। तो वह प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़कर वह प्राकृतिक संख्या जिसके केवल एक गुणनखंड उसे क्या बोलेंगे? और जिसके जो स्वयं से भी डिवाइड होता हो और अन्य से भी डिवाइड होता हो उसे क्या बोलेंगे? समझे ना? तो कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर नहीं है उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। मैं आपसे पूछा था, जैसे एक सवाल मैं कर दूं कि मुझे बताओ कि 12 एक संख्या है तो किन किन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो बता सकते हो? कौन कौन है? चलो 16 किन किन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, मुझे बता सकते हो? बता सकते हो? फटाफट बता दो। हम सवाल क्या किए हैं? 16 किन किन अभाज्य संख्याओं को गुना करने के बाद मुझे 16 प्राप्त होता है। तो इस बात कौन कौन है और वो कितनी बार है? कौन कौन है? चलो बैठ जाओ। कौन बताएगा? चलो बताओ। हमको यह जानना कि 16 किन किन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। चलो यानी कि 16 में प्राइम नंबर 2 को कितनी बार गुना करने के बाद? 4 बार। तो निश्चित है 18 किन किन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है? बताओ। आई जाइए, यह समस्या है। चलिए, इसके लिए आपको गुणनखंड वृक्ष के बारे में जानना है। तो कोई भी
संख्या किन किन प्राइम नंबर से मिलकर के बना है और किन प्राइम नंबर को गुणा करने के बाद मिलता है। इस कारण गुणा करने के बाद अनकंपोजिट नंबर मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, ये गुणा क्रिया पर है। तो देखिए इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंडन को जानना जरूरी है। अभाज्य गुणनखंडन किसी संख्या का वैसा गुणनखंडन जिसमें प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो जाए, तब उस गुणनखंडन को उस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। जरा लिख लीजिए, किसी संख्या का वैसा गुणनखंडन जब प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो जाए, तब उस गुणनखंडन को दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर किन किन प्राइम नंबर को गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ है, इस उत्तर को देने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। अतः किसी संख्या को गुणनखंडन करते जाओ और जब प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, प्रत्येक उस गुणनखंड को हम डिवीजर भी बोल सकते हैं। प्रत्येक जब डिवीजर अभाज्य संख्या हो जाए, तब वह जो अंतिम अवस्था होगी गुणनखंडन की, वह अभाज्य गुणनखंडन कहलाएगा। तब जाकर के हमें पता चलेगा कि वह संख्या किन किन अभाज्य संख्याओं से मिलकर के बनी है। ऊपर में एक लिखा हुआ एराटोस्थनीज का छलनी विधि, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभाज्य संख्याओं से मनुष्य का रुचि अनादिकाल से रहा है। प्रकृति के संरचना में अभाज्य संख्याओं का बहुत ही जबरदस्त पैटर्न मिलता है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में सदियों से मनुष्य की रुचि रही है। तो यह ग्रीक मैथमेटिशियन है जो अनेक विद्याओं का ज्ञाता रहा है, जो मॉडर्न भूगोल का पिता कहा जाता है और उनके अनेक क्षेत्रों में रहा है। वो ग्रीक मैथमेटिशियंस है। उन्होंने जो अभाज्य संख्याओं को पता करने का विधि बताई या दुनिया के सामने रखी, उसको हम लोग एराटोस्थनीज का छलनी विधि के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभाज्य गुणनखंडन क्या है? किसी संख्या का ऐसा गुणनखंडन जब प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो जाए, तो वह अंतिम जो अवस्था होगी गुणनखंडन की, वह अभाज्य गुणनखंडन कहलाएगा। इस अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम लोग गुणनखंड वृक्ष का सहारा लेते हैं। गुणनखंड वृक्ष के मतलब होता है कि उस वृक्ष में आगे ब्रांच तब निकलेगी जब कोई भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या के मतलब यह होता है कि वह भाज्य संख्या का मतलब यह होता है अभाज्य संख्या के कि एक को छोड़ करके कोई भी दो उससे छोटे प्राकृतिक संख्या का गुणनफल करने से संख्या वो नहीं मिलता है। एक को हटा दिया जाए तो पांच जो है सो कोई भी दो छोटी पांच से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल नहीं है। सात में अगर एक को हटा दे तो सात से कोई भी दो छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा जिसका गुणनफल सात है। तो हम लोग उस विधि के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। 1 से 100 के बीच में कौन से प्राकृतिक संख्याएं भाज्य है अभाज्य है, उसका पता करेंगे एराटोस्थनीज के छलनी विधि। फिलहाल हम लोग गुणनखंड वृक्ष की चर्चा कर रहे हैं, फैक्टर ट्री। अब देखिए अगला आता हूं,
अब आइए हम लोग फैक्टर ट्री के बारे में पढ़ते हैं। वृक्ष क्या देता है? आम का अगर पेड़ मैंने लगाया तो आम का फल देगा, फूल लगाया तो फूल देगा। तो हम आज जो वृक्ष लगाने वाले हैं गुणनखंडों का वृक्ष है, तो वहां फल के रूप में कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या मिलेगा जो किसी संख्या का डिवीजर होगा, है ना? इन संख्या को बोला था आप नर्वस हो गए। 18 क्या 18 को 18 से छोटे दो प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में के रूप में लिखा जा सकता है? कैसे लिखेंगे? यानी कि 1 9 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? 2। यह बता रहा है कि इन दो संख्याओं को गुना करने के बाद क्या मिलता है? यहाँ पर 9 और 2 को गुना करके 18 प्राप्त करते हैं। अब 18 को अनमल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? 9 और हो सकता है कि दूसरा लड़का क्या कि नहीं सर 9 गुना 2 क्या 2 गुने भी 9 लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई। आप देखिए इसमें 2 फल निकले हुए, यहाँ पे अब देखिए, अब 9 क्या 9 को 9 से छोटे 1 को नहीं लेना है। 1 को छोड़ करके क्या 2 वैसा हमारे पास कोई 2 नेचुरल नंबर है जिसको गुना करने के बाद 9 प्राप्त होगा? होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसे ब्रांच नहीं निकलेगा। तो इसे ब्रांच निकलेगा कौन कौन होगा? अब देखिए क्या यहां से कोई आगे ब्रांच निकलेगी? क्योंकि 3 को 1 के अतिरिक्त कोई भी 2 नेचुरल नंबर नहीं है जिसका गुणनफल के रूप में, अर्थात 3 का मात्र एक ही डिवीजर कौन है? 3 है। तो यहाँ पर जितने भी संख्या प्राप्त हुए वो सब क्या हो गए? इन 1 के अतिरिक्त किसी से डिवाइड, अर्थात सभी कैसी संख्या प्राप्त हो गए? अभाज्य संख्या। अब हम इस स्थिति में है कि उस संख्या का भाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। तो 18 को कैसे लिखेंगे बोलो? 3 गुने 2 3 गुने 3 गुने 2। और यहाँ वाला लड़का क्या लिखेगा? 2 गुने 3 गुने 3 2 गुने 3 गुने 3। ये भी कितना है? 18। ये भी कितना है? 18। देखो ध्यान से, दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में एक ही अभाज्य संख्याएं हैं, एक ही प्रकार का। अंतर क्या है उनका? क्रम का अंतर है। तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन करें और उसका क्रम का ख्याल नहीं करें तो हमेशा अभाज्य गुणनखंडन के रूप में एक ही प्रकार की अभाज्य संख्या आएंगे, नहीं आएंगे? कोई भी लड़का अगर 18 का अभाज्य गुणनखंडन किसी भी तरीके से करे तो हो सकता है कि वह 3 गुने 3 गुने 2 लिख रहा होगा, वहां पर क्या लिख रहा होगा? 2 गुने 3 गुने 3। एक हो सकता है कि 2 गुने 3 गुने 2 लिखे, नहीं लिख सकता है। देखिए तीसरा वो बोला कि हम 6 गुने 3 लिखेंगे। क्या 6 और 3 के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा सकता है? फिर आगे इसको ब्रेक किया कि कितना हुआ? 3 गुने 2 3 गुने 2 गुने 3 जो भी तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 आएगा या 3 गुने 2 गुने 3 आएगा। लेकिन हर जगह देखो अभाज्य गुणनखंडन जब करते हैं तो अभाज्य गुणनखंडन में एक ही प्रकार के अभाज्य संख्या आते हैं, क्रम का अंतर हो सकता है। तो गुना में संख्याओं का क्रम बदलने से गुणनफल में कोई परिवर्तन, अर्थात 18 का जो अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? अद्वितीय होगा। संसार में कोई लड़का करेगा तो हमेशा अभाज्य गुणनखंडन के रूप में 3 2 बार पाएगा और 2 1 बार पाएगा। समझ गए ना? क्लियर? चलिए मैं एक संख्या रखता हूं 200
और 200 का भाग गुणनखंडन करना है गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके। चलो कौन करेगा? 200 का भाग गुणनखंडन करना। पहले कोई भी उससे छोटा नेचुरल नंबर ब्रेक करो कंटिन्यू भी करते जाओ। आओ पहले नहीं विचार करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर देन गिवन नंबर हुज प्रोडक्ट इज 20। फिर उसको देखना है कि वह जो संख्या प्राप्त करते हैं वह 2 संख्याओं के प्रोडक्ट 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। एक का विचार नहीं करना, हमेशा एक को डिविजन ग्रुप में नहीं लेना है। तो यदि लिखा जा सकता है तो आगे ब्रेक करोगे। तो अंतिम जो संख्याएं मिलेंगी जिसका और आगे ब्रेक नहीं होगा, सभी ब्रांच में आपको अंतिम में ऐसे ऐसे मिलेंगे फल जिसमें आगे अंकुरन नहीं होता है, वहीं पर रुक जाता है। तब हम लोग पता कर लेते हैं कि वह दिया गया संख्या किन किन प्राइम नंबर को और उनको कितनी बार आपस में गुणा करने से वो प्राप्त हुआ। चलो तेजी से वेरीफाई। अब निकल 200 का भाग गुणनखंड कोई क्रम नहीं कि धीरे धीरे चलेगा कैसे बराबर लिखो, बराबर का साइन क्योंकि प्रोडक्ट उसके बराबर है ना। चलो तो 200 का यहाँ पर क्या किया गया है? क्या क्या गया? अभाज्य गुणनखंडन। अच्छा बताओ कि 200 किन किन अभाज्य संख्याओं को गुणा करने के प्राप्त हुआ है? 5 को 2 बार आया है, 2 को 3 बार। यहाँ पर किसी अभाज्य संख्या को चाहे तुम जितना बार भी प्रयोग कर सकते हो, समझ रहे हो ना? अब मैं उल्टा चल रहा हूं। उल्टा मान लो कि हमारे पास 2, 3 और 5 इन अभाज्य संख्याओं से हम कौन कौन भाज्य संख्या का निर्माण कर सकते हैं? जब किसी अभाज्य संख्या को चाहे जितनी बार भी गुणा कर सकते हो, उसमें एक को ले सकते हो, तीनों को ले सकते हो, तीनों में किसी को कितनी बार भी ले सकते हो, स्वतंत्रता है। तो बताओ कि इन अभाज्य संख्याओं से गुणा करके हम कौन कौन संख्या प्राप्त करेंगे? चलो दिखाओ, फटाफट लिख जाओ। कौन कौन से कंपोजिट नंबर इन अभाज्य संख्याओं को गुणा करके प्राप्त किया था? उल्टा बैठ चल रहा। क्या और कोई बन सकता है? क्या और कोई संख्या बन सकता है? नहीं बन सकता है, उसमें कोई शर्त नहीं है। यू कैन यूज एनी प्राइम नंबर, यू कैन यूज एनी प्राइम नंबर मेनी टाइम्स। लेकिन प्राइम नंबर को आपस में गुणा करके प्राप्त किया था, कोई बताएगा? नहीं पता चल रहा है। चलो बताओ। वेरी फाइन, बता दो कितना, क्या और बनाया जा सकता है? चलो बताओ। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर यू कैन फॉर्म फ्रॉम द गिवन प्राइम नंबर्स? हाउ कंपोजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड ओनली multiplying prime number, but there is no restrictions. You can multiply any number, any prime numbers many times, as you say. कोई और? क्या इन प्राइम नंबर का यूज करके कोई और कंपोजिट नंबर बना सकता है? कौन बताएगा? चलो कोई दूसरा, कोई आ जाओ। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, बोलो। पहले 15, 25
और इतना 50, 50 दिया 150 लेते। वेरी फाइन। क्या इतना ही हो सकता है कि और आ जाओ। चलिए 90 गुना कर पाएगा तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा। वेरी फाइन। अब मुझे बताओ, यहाँ पर प्राइम नंबर 2, 3, 5 का आप उपयोग करके कंपोजिट नंबर बनाया। अब मुझे बताओ कि 2, 3, 5 इन्हीं तीन प्राइम का उपयोग करके कितने कंपोजिट नंबर बनाए जा सकते हैं? अनंत बनाए जा सकते हैं। यस, यहाँ क्या पता चला कि इन्हीं 3 प्राइम नंबर का हम गुना करके, जब हम पर कोई शर्त नहीं हो कि कितनी बार चाहे जितनी बार हम गुना कर सकते हैं, किसी को कितनी बार भी ले सकते हैं, तो कितने कंपोजिट नंबर बना सकते हैं? यही बताना था। आगे जो निष्कर्ष लिखेंगे ये आपका अपना डिसीजन है। मैं इस डिसीजन को, आई एम नॉट इम्पोजिंग दिस डिसीजन ऑन यू, बट यू आर एक्सेप्टिंग दिस डिसीजन ऑटोमेटिकली बाय योर इनर सेंस। So here we create such kind of situations where your inner sense may take decisions from the data collected by you. चलिए आइए अब हम चलते हैं एराटोस्थेनिस का छलनी विधि। यह ग्रीक मैथमेटिशियन है। तीसरा सेंचुरी बीसी में इसका प्रादुर्भाव होता है। गणित विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, खास करके भूगोल में इन्हें विशेष योगदान है। तो प्राइम नंबर को समझने का प्रयास अनादिकाल से चला रहा है और गणितज्ञों को ऐसा विश्वास है कि संसार के वास्तविक संरचना में मात्रात्मक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो प्राइम नंबर का रोल बहुत ही विशाल है। साथ ही साथ प्राइम नंबर का उपयोग जीवन के कंप्यूटर साइंस और दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाता है, इसलिए प्राइम नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस गणितज्ञ के द्वारा जो पहला प्रयास किया गया प्राइम नंबर को पता करने के लिए, उस मेथड को क्या कहा गया? एराटोस्थेनिस का छलनी विधि। समझ रहे ना? अब चलिए इसको मैं मिटाता हूँ टॉपिक को। अब यहाँ पर तो आओ लड़का तेजी से, यहाँ पर से 10 पंक्ति बनाओ और प्रत्येक पंक्ति में 1 से लेकर के 10 तक संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ कहाँ से होगा? 11, 12, 13, 14, 15, बुझ जाओ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, चलो आओ यहाँ पर बाकी लिखो, ठीक से लिखो। तो यहाँ पर दुनिया में सबसे सर्वप्रथम ज्ञात जानकारी के अंतर्गत प्राइम नंबर को पता करने का तरीका जिस गणितज्ञ के द्वारा सुझाया गया वह तरीका उन्हीं के नाम पर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एराटोस्थेनिस का छलनी विधि। छलनी मैंने छानते हो ना? हाँ, तो वह छलनी लगा हुआ है और उनका नियम ही छलनी है और उस नियम के द्वारा हम छान लेंगे। तो नियम तो वही है,
कैमरा मैंने आपको बोला है, आपको तो हमको भेज रहा है, आप पब्लिक है ना, हमको बोला है कि आप पढ़ा नहीं भेज दीजिएगा। ठीक ठीक साढ़े 10। तो 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखा। एक प्रत्येक पंक्ति में 10 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक सभी लगातार प्राकृतिक संख्याओं को कतारबद्ध तरीकों से लिखा। राइट, चलिए मैं पहले ही बता दिया हूं कि यहाँ पर आभास संख्याओं को पता करना है। तो कौन वह प्राकृतिक संख्या है जो भाज्य है ना भाज्य है? कौन है? इसलिए एक को इस फैमिली से ड्राइव आउट करते हैं। ओके, अब पहला जो है, एक के बाद कौन सा नेचुरल नंबर है? अब 2 के डिवीजर के बारे में पता करेंगे। हाउ मेनी डिवीजर 2 हैज? Which natural number other than 1 divides 2 exactly? What is the answer? What is? Which natural number other than 1 divides 2 evenly or exactly or completely? कौन है? एक के अतिरिक्त 2 को विभाजित करने वाला कौन नेचुरल नंबर है? क्या 2 के अतिरिक्त और कोई है? इसलिए 2 कौन संख्या है? ओके, इसलिए इसको मैंने सर्किल लगाया, ये दिया। यस सर। अब चलिए 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल कौन कौन होंगे? 2 का मल्टीपल बताइए, 2 का गुणन, 2 का गुणन बताइए। 2 4 क्योंकि 2 तो स्वयं 2 से विभाजित हुई है। तो 2 का कितने डिवीजर है? एक नहीं, 2 का कितने डिवीजर है? 2 का कितने भाजक है जो 2 को कंप्लीट डिवाइड करता है? 2 को है। कौन कौन? एक की बात नहीं करना है, तब कितने डिवीजर है? चलो, तो चूंकि 4 2 का मल्टीपल है, तो 4 का डिवीजन तो 2 होगा ही और 4 अपना का होगा ही। तब यह 4 जो है, 4 2 से भी डिवाइड होता है और स्वयं से भी डिवाइड होता है। इसलिए 2 को छोड़ करके 2 का सभी मल्टीपल होंगे वो 2 से क्या होंगे? 2 को तो डिवाइड होता ही है, लेकिन 2 को छोड़ करके जितने भी मल्टीपल होंगे 2 से भी डिवाइड होंगे और होंगे ना। तो 2 का जो पहला मल्टीपल है उसको छोड़ करके 2 के सभी मल्टीपल 2 से डिवाइड होंगे और स्वयं से भी होंगे। इस कारण वह भाज्य संख्या हो जाएंगे कि अभाज्य संख्या हो जाएंगे? यस। तो 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब क्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे। आओ 2 के जितने भी मल्टीपल है उस पर क्रॉस लगाओ, 2 को छोड़ करके। इसमें यही प्रयास है कि प्रत्येक प्राइम नंबर का मल्टीपल जो होगा उसको छोड़ करके वह सब भाज्य हो जाएंगे। तेजी से वो 2 के अंतर पर मिलेगा। 2 का मल्टीपल 2 से शुरू होता है, कितने इकाई के अंतर पर लगातार प्राप्त होता है? यस। तो नॉट वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू टू फाइंड आउट विच नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 2। बहुत सारे विधियां मैं बताया हूं। बहुत अच्छा, तेजी से करो। सही दिशा में क्या? सदन के बाकी सदस्य जरा इनके गतिविधियों को ध्यान पूर्वक देखें।
ये सही दिशा में मूव कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं मूव कर रहे हो तो इनको ध्यान आकृष्ट करें। यस, तो दो का कौन सा मल्टीपल, सुनो, दो का कौन सा गुणज, दो का कौन सा गुणज अभाज्य संख्या है? दो मैंने पहला गुणज, और दो का पहला गुणज छोड़ करके जितने भी होगा तो दो से डिवाइड हो ही रहा और अपने से भी हो रहा। तो एक को छोड़ करके कोई भी नेचुरल नंबर दो या दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड होता है तो कंपोजिट है। चलिए, वेरी फाइन। अब आइए, यहां पर जिन संख्याओं पर क्रॉस लगाया है वह सब कैसी संख्या है? अब आइए, दो के बाद नेक्स्ट कौन प्राइम नंबर आता है? चलो, तो तीन को सर्कल में घेरो और बाकी तीन का जो मल्टीपल जो होंगे वो सब कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कौन करेगा यह काम? कौन करेगा? कौन करेगा? बोल दिया इसलिए तुम रुक गया। तो क्रॉस किया, फिर दोबारा क्रॉस करोगे तो है ही है। इसमें यह पता करना है कि 1 से 100 में कौन से संख्याएं प्राइम नंबर है। तो जो सर्कल में होंगे वो प्राइम नंबर होंगे और जो क्रॉस होंगे वो प्राइम नंबर नहीं, वह कंपोजिट होंगे। चलो चलो, क्या हुआ है? तो क्या मैं पूछा, अरे भाई तुम भोजा तो तुम बताओ ना, जिम्मा लो ना, पहले बताओ। मैं क्या कहा, दो तो ये प्राइम नंबर है और दो का जितने भी गुणज है उसके दो से अधिक गुणनखंड होने के कारण वो कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर पर मैं क्रॉस लगा दिया। तो अभी तक मुझे यही पता चला कि एक ही प्राइम नंबर है दो, अगला प्राइम नंबर हमें पता है तीन, तो तीन तो पता हो गया। तो तीन का जो पहला मल्टीपल तीन है, बाकी शेष जो मल्टीपल होंगे उसमें तीन तो एक फैक्टर होगा ही, अतिरिक्त वो भी संख्याएं होंगे। इस कारण पर क्रॉस लगाओगे ताकि वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। चलो, कर सकते हो। यदि नहीं कर सकते तो डोंट टेक kill the time, take your seat। चलो कैसे करो? दो के बाद कौन आता है प्राइम नंबर? अब तीन को घेर दिया, तीन को घेर दिया ना। अब तीन का जितने भी मल्टीपल होंगे 1 से 100 के बीच में उन पर क्रॉस लगाना है। फिर लगा दिया, 5 3 का मल्टीपल है तो बेटा चलो नॉर्मल रहो। हम 3 प्राइम नंबर है लेकिन 3 के बाकी मल्टीपल क्या होंगे? और 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 3 का मल्टीपल बाकी 6 9 12 क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अरे गुणज तो मल्टीपल बोल ही रहे, तो क्या हो जाएंगे वो? हम क्या तलाश करना है? 1 से 100 के बीच में कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है, हमारा यह पता कर रहा है इस विधि के द्वारा। तो 3 का पहला गुणज छोड़कर 3 के जितने भी गुणज होंगे वो क्या हो जाएंगे? कौन सा संख्या? वही बोल रहा है भाज्य संख्या यार। नहीं आएगा तीन में, तीन की विभागता का नियम ही बताया था, तुम लोग भूल गया सब।
किन किन कौन कौन से प्राकृतिक संख्या को हम लोग आभास संख्या के रूप में पहचाने अभी तक? कौन कौन से? 2 और 3। चलो अब इसके बाद ये तो क्रॉस लगा हुआ है, तो फिर कौन सा क्या क्रॉस नहीं लगा हुआ है? इस बात पर किसने क्रॉस लगा दिया है? यही लगा दिया ना है। क्या दो के गुणज है 5? नहीं सर। इनमें भी तो 5 नहीं है। नहीं सर। चलो अब 2 3 को पता हो गया, 4 पर क्रॉस लगा हुआ है तो कंपोजिट नंबर है। अगला 5 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, क्योंकि एक को हटा दे तो सिर्फ स्वयं से ही डिवाइड होता है। लेकिन 5 का जो आगे जितने भी मल्टीपल होंगे, सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, वो 5 का क्या होंगे? डिवाइड हो रहे होंगे और स्वयं से भी डिवाइड हो रहे होंगे। इस कारण वो क्या हो जाएंगे? तो 5 को छोड़ करके 5 को सर्किल में घेरो और 5 के बीच जितने मल्टीपल होंगे वो भाज्य है, इसलिए पर क्रॉस लगाएंगे। कौन करेगा क्या? चलो आओ आओ, तुम बैठ जाओ। चलो अब तक कितना प्राइम नंबर को हम लोग पता किए हैं? 3। अभी बहुत सारे संख्या होंगे जिसमें क्रॉस नहीं लगा होगा। चलिए तो 5 के बाद नेक्स्ट है 6, जिस पर क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि वह 2 का मल्टीपल है, इसलिए 6 कंपोजिट नंबर हो गया। 7, चलिए 7 के बारे में कौन आएगा? आओ 7 बुलाओ। तो 7 कौन सा संख्या है? 7 आभास संख्या, इसलिए सर्किल में इन सर्कल 7। अब बाकी जो रेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, फर्स्ट मल्टीपल छोड़ करके, वो सब क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्योंकि 7 से तो डिवाइड हो रहा है, पता है 7 तो डिवीजन है ही है, और खुद संख्या वो होंगे ही। क्या 7 के बाद 44 आता है? 50 है? ठीक है तो हाँ ठीक है, क्रॉस करो जो 7 के जो रेस्ट मल्टीपल होंगे, इंक्लूडिंग फर्स्ट मल्टीपल। ऑल द मल्टीपल्स है ना विल बी कंपोजिट नंबर एक्सक्लूडिंग फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। हो गया? सात के मल्टीपल में जो कौन कौन संख्या आता है? तो बताओ इसको। 91। और कौन आता है? 91 7 से भी होता है, 91 से भी हो जाता है। और कोई नहीं है? चलो 7 के बाद अगला मल्टीपल कौन है? अगला कौन सा संख्या देखो जो प्राइम नंबर है? चलो 11 का। चलो 11 को खाली फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो जाएगा? 11 से ही डिवाइड होता है, इसलिए वह सिर्फ प्राइम नंबर होगा। बाकी रेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 11 के जो रेस्ट मल्टीपल होंगे वो सब के भाज्य हो जाएंगे। ठीक से काम करो। चलो 11 के बाद कौन आता है? पता करो। चलो 13 के लिए कौन आएगा? कौन आएगा वो? चलो इतना टाइम नहीं है यार। चलो 13 के बाद फिर कौन है जिसमें क्रॉस नहीं लगा? 17। चलो 17 के बारे में कौन आएगा? आ जाओ 17 के बारे में आओ।
आ जाओ बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको मैं बुलाता हूँ स्वतः चले जाते हैं, उनका किस्मत अच्छा है। मल्टीपल बोलो 17 51 17 85 और 17 102 तो बाहर चल जाएगा इतना। चलो अब उसके बाद आओ, अगला कौन प्राइम नंबर है? चलो अगला बताओ, आओ अगला आओ चलो उसको देखो जरा। चलो 17 टेबल बोलो, सब बोलो। 17 17 34 17 51 17 का हो गया। बोलो 34 देख रहे हैं लोगों को, बोलते आओ। 17 51 17 17 85 आगे बोलो 17 से कम बाहर चला जाएगा। और कौन है बोलो, चलो लगाओ। बोलो बोलो नहीं है। 46 69 88 और आओ देख स्कोर आएगा। चाची का बचला 29 चलो आगे चलो। अब तुम सब लिख करके आओ, रेस्ट काम तुम्हारा बचा। 31 देखो, चलो आप 31 पर को ना बोलो। चलो सब मार के आओ, सब मार के आओ। अभी आगे चलो भाई, तो और देखो ना कोई टेस्ट आ रही नहीं। छोड़ ऐसे लोगों को सबको मल्टीपल देखो कि है कि नहीं। चलो आगे जाओ। अब इस नंबर के बारे में कौन है? चलो अब आपके द्वारा आंकड़ा को यहाँ पर एकत्र कर लिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राकृतिक संख्या आभास संख्या बोलो? 2 3 5 7 11 और 20 के बीच में कौन कौन है? 11 13 17 19 21 और 30 के बीच में, 31 और 40 के बीच में, 41 और 50 के बीच में,
तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, नोट डाउन। 1 से 100 के बीच में कौन कौन है, फटाफट लिखे। एक ही पंक्ति में लिखे ना, 1 से 100 के बीच में। 1 से 100 के बीच में कौन कौन से आभास, कौन कौन से प्राकृतिक संख्या आभास संख्या है, इसे लिखे, लिखे। अरे उतना स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखो ना भाई, संक्षिप्त में। पहला पंक्ति में लिखो ना, 1 2 छोटा पंक्ति बनाओ, 1 2 सब लिख लिया। इस तरह से 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने आभास संख्या हैं आप लिख लें। 1 से 100 के बीच में कितने आभास संख्या हैं, इसको नोट डाउन कर ले। कर लिए? जो संख्याएं वृत्त के अंदर होंगे वह संख्याएं आभास संख्या है, और जिन संख्याओं पर क्रॉस लगा हुआ है वह भाज्य संख्या है। जिस विधि का प्रयोग करके आपने 1 से 100 के बीच संख्याओं, 1 से 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच स्थित आभास संख्याओं को पता किया, उस विधि का नाम क्या है? एराटोस्थनीज छलनी विधि। इस विधि का नाम उन गणितज्ञ के नाम पर है जिनके द्वारा यह सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था दुनिया के सामने, प्राइम नंबर को पता करने का। हो गया? चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। इसकी महत्व क्या है मैं कल सदन में चर्चा करूंगा। आज आपके द्वारा 1 से 100 के बीच में स्थित प्राकृतिक संख्या में कौन प्राकृतिक संख्या भाज्य है और अभाज्य है, तो जिस विधि का प्रयोग करके आज आपने जानकारी हासिल की, उस विधि का नाम क्या है? एराटोस्थनीज छलनी विधि। ईसा पूर्व 3री सदी में यह विधि आया था ना। चलिए, तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं। पहला सवाल, 2, 3 और 7 इन आभास संख्याओं का उपयोग करके आप 5 कंपोजिट नंबर को लिखेंगे। 5 वैसे कंपोजिट नंबर को लिखना है भाज्य संख्या जिनमें इन अभाज्य संख्या को गुना करने की आवश्यकता पड़ी होगी। तो इन तीनों अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके भाज्य संख्या बना रहे हैं। कौन बनाएगा? यहां पर आके बनाना है। कौन? चलो चलिए, अब मुझे बताइए कि इन 3 अभाज्य संख्याओं को इस तरह से गुना करके अगर हम भाज्य संख्या प्राप्त करेंगे तो ऐसे कितने भाज्य संख्या प्राप्त होंगे? यस, इस निष्कर्ष को लिखा जाए। पहला क्या निष्कर्ष निकले कि सीमित, पहला क्या निष्कर्ष निकला कि सीमित अभाज्य संख्या का उपयोग करके असीमित भाज्य संख्या का निर्माण किया जा सकता है। सीमित अभाज्य संख्या का उपयोग कर
असीमित भाज्य संख्या का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, हमने 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को पता किया। तो कौन कौन अभाज्य संख्या है जरा लिख लीजिए। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन प्राप्त किया? बोलिए। 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। चलो, और 100 के ठीक पहले कौन है? 97। और 97 के ठीक पहले कौन है? 83। अब बाकी बीच में होगा। देखिए जरा, 2 इन सभी अभाज्य संख्याओं में यदि 2 को मैं निकाल दूं तो शेष जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? विषम है। विषम है ना। सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है 2 जो सम है। बाकी में आप पूरा जोड़ा नहीं लगा सकते, वहां हमेशा एक बच जाएगा। तो सवाल उठता क्या, दो ही सम संख्या क्यों अभाज्य है, बाकी सम संख्या क्यों अभाज्य नहीं है? तो 2 से बड़ी जितनी भी सम संख्याएं होंगे वह स्वयं से डिवाइड होंगे और 2 से भी क्या हो जाएंगे। इस कारण 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं होंगे वो क्या हो जाएंगे? भाज्य हो जाएंगे। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होते हैं? नहीं। लेकिन 2 को छोड़कर के जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सब क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और 2 सम है कि विषम है? तो अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्याएं सम है और कौन? 2 और सबसे छोटी है। तो अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 सम है। तो अभाज्य संख्याओं में 2 को छोड़ करके सभी संख्याएं क्या है? विषम है। तीसरा निर्णय, अभाज्य संख्याओं में दो को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएं क्या होगी? विषम होगी ना, ऑड नंबर होगी। तीसरा, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? आप तो कुछ सीमित अभाज्य संख्याओं के प्रयोग करके संख्या बनाया, तो उससे तुम्हारा अंतर्ज्ञान को क्या भरोसा मिलता है कि अभाज्य संख्या का प्रयोग करके तो अनंत कंपोजिट नंबर बनाएंगे, लेकिन अभाज्य संख्याओं की भी संख्या कितनी होगी? अनंत है। अभाज्य संख्या की भी कितनी है पता नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है बताया नहीं जा सकता। तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंडन कर अभाज्य संख्याओं को पता करने के लिए, अभाज्य किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम लोग क्या होता है? फैक्टर ट्री का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड वृक्ष का। तो गुणनखंड वृक्ष का उपयोग किस लिए होता है? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए। तीसरा क्या सीखा? गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए। तीसरा हम लोग क्या सीखा कि गुणनखंडन वृक्ष का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग?
अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त करने के लिए, है ना। क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के जो प्राइम नंबर है उसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देखना है, उनसे मिलकर के बना हुआ। बिठाता हूं। तीसरा क्या देखा कि किसी भी, चौथा ना सर, चौथा है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक ही संख्या को दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड दुनिया का कोई भी आदमी कर रहा हो गुणनखंड वृक्ष के द्वारा, तो हमेशा एक ही प्रकार के सेम नंबर में क्या पाएंगे, अभाज्य संख्या पाएंगे। क्रम का यदि विचार न करें तो हमने क्या सीखा, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अद्वितीय, यूनिक। अद्वितीय के मतलब दूसरा कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, जब भी प्राप्त होगा तो एक ही चीज प्राप्त होगा, अद्वितीय होता है। यदि गुणनखंडों के क्रम का विचार ना हो, यदि गुणनखंडों के क्रम का विचार ना हो तो हमेशा अगर एक संख्या दिया गया है, जो संख्या दिया गया रहेगा, कोई भी अभाज्य गुणनखंडन करेगा हमेशा सेम प्राइम नंबर आएगा, है ना, गुणनखंडन में। और हमने क्या जाना कि अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्याओं के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है ना। अर्थात प्राकृतिक संख्या तो अभाज्य होंगे या तो अभाज्य का गुणनफल होंगे। अब मुझे बताओ, एक सवाल है लास्ट में ताकि क्लियर हो जाए। 240 किन अभाज्य संख्याओं को और कितनी बार, किन किन अभाज्य संख्याओं को, कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं को कितनी बार आपस में गुना करने के बाद प्राप्त होता है। सवाल क्या है, 240 किन किन अभाज्य संख्याओं को किन किन अभाज्य संख्याओं को कितनी बार गुना करने पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन यह है, हमें यह जानना कि 120 किन किन प्राइम नंबर को गुना करने के बाद प्राप्त हुआ है और कौन सा प्राइम नंबर है उसको कितनी बार किया गया है, यह पता करना है पूरा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस। फैक्टर का उपयोग करना। यस, क्या करना होगा, फैक्टर का उपयोग करना होगा। चलो तुम करके दिखा दो ना फट, कोई करके दिखा देगा फट, कोई तेजी से, कौन तेजी से कर दिखाएगा, चलो तुम दिखा दो। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको फैक्टर ट्री का उपयोग करना होगा और उस ट्री में ब्रांच तब फूटते हैं जब कंपोजिट नंबर मिलता है। हमेशा उसमें प्रयास है कि हम तो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट के रूप में उसको हम देखेंगे, कौन तो नेचुरल नंबर होंगे जो गुना करेंगे उससे नंबर प्राप्त होगा, और जहां पर आप असमर्थ हो जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। चलो अब इसका उत्तर दो, बोलो, दो को कितनी बार, 1 2 3 4, 2 को 4 बार, 5 को 1 बार, 3 को 1 बार आपस में गुना करने से 240 प्राप्त होता है। इसी को बोलो। अभाज्य संख्या 2 को 4 बोलो। अभाज्य संख्या 2 को 4 बार, 5 को 1 बार, 3 को 1 बार गुना करने पे 240 प्राप्त होता है। वेरी फाइन। चलिए अब इसी चीज को मैं बोल रहा हूं,
240 का अभाज्य गुणनखंडन करे, कौन करेगा? किया हुआ है, लिख दो, राइट डाउन। कौन करेगा? ना तुम छोड़ दो, कोई करेगा? चलो, वो किया हुआ, अलग से नहीं कुछ करना है। हर चीज को तराजू के दो पलड़े में रख कर देखना है, तो दो उसके पलड़े होंगे। बहुत अच्छा, वेरी फाइन, बहुत अच्छा। तो आज के इस सदन में अभाज्य संख्याओं के ऊपर जो चर्चा को बढ़ाते हुए आज उस विधि के बारे में भी चर्चा की गई, जिसके द्वारा प्रथम बार मनुष्य के तरफ से ऐसा प्रयास किया गया था प्राइम नंबर को पता करने के लिए, जो 1 और 100 के बीच में लाई करते हैं। इसके साथ हमें एक ही देखा कि सीमित प्राइम नंबर अगर हो और उससे कंपोजिट नंबर बनाना है तो हम असंख्य कंपोजिट नंबर बना सकते हैं। तीसरा चीज देखा कि सभी प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो सम है, और वो कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम है कि विषम है? बाकी जितने भी शेष अभाज्य संख्या हैं वह क्या है? विषम है। देखा? अब इन प्राइम नंबर, इन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम या जो अभाज्य गुणनखंडन है, अर्थात किसी संख्या का तब तक गुणनखंडन करते जाए जब तक प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य ना हो जाए, तो जो अल्टीमेट स्टेज होगी उसी को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसकी क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता कब समझेंगे हम लोग? एमसीएफ और एलसीएम निकालने में। इसकी क्या उपयोगिता है? कोई संख्या दी गई संख्या से विभाजित है अथवा नहीं है, वहां पर विभाज्यता की जांच होगी प्राइम नंबर के आधार पर। तो प्राइम नंबर के बहुत ही उपयोगिता है। फिलहाल मैं इसके उपयोगिता के बारे में चर्चा करूंगा, और इसकी जो उपयोगिता है एलसीएम और एमसीएफ निकालने में है ना। थोड़ा सा इसका और मैं कल डिटेल्स में चर्चा कर दूंगा, ताकि प्राइम नंबर के बारे में जो आपका रुचि है या दुनिया की रुचि रही है, उनके जिन रहस्य और गुणों को लेकर के उसके बारे में थोड़ा सा फील कराने का महसूस करूंगा कि प्राइम नंबर क्यों महत्वपूर्ण है गणित में इतना। तो आज के सदन के समाप्ति के पूर्व मैं उन बातों को पॉइंट आउट करना चाहता हूं एक बार, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं को गुणनखंड के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। तो वह कौन प्राकृतिक संख्या है जो भाज्य है ना भाज्य है? वैसी प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त, एक को छोड़ करके स्वयं के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के 3 वर्गों में नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट। फिर दूसरा बात तो हमने यही समझा कि अगर सीमित प्राइम नंबर हो और हमको आजादी हो तो उसको कितना बार भी गुना कर सकते हैं, तब इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस गतिविधि के द्वारा हमने देखा कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो प्राइम नंबर से कैसे कैसे मिलकर के बने होते हैं। तीसरा चीज जो छलनी विधि का चर्चा हुआ, जिसमें 1 से लेकर के 100 तक को आपने पता किया, उसका मूल उद्देश्य क्या था, उसका मूल विधि क्या था? तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है, मुझे पता है कि 2 पता है, तो 2 प्राइम नंबर है, तो 2 का जो शेष मल्टीपल होंगे, कंपोजिट होंगे, तो सबको क्रॉस लगा दिया। फिर नेक्स्ट 3 पता है, तो 3 का जितने भी मल्टीपल होंगे 3 को छोड़ के क्रॉस लगा दिया। इस तरह से हमने वहां पर गुणज और गुणनखंड के अवधारणा का ही उपयोग करके हम उन संख्याओं को क्रॉस किया जिनसे वो डिवाइड होते थे, अर्थात जिनका डिवीजन वो प्राइम नंबर होता था। तो इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि सदन लंबी हो गई है, हम कल फिर
प्राइम नंबर के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि विभाज्यता के रूप में एमसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के रूप में कैसे दो संख्याओं को हम बिना भाग दिए हुए हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है अथवा नहीं है। इसी के साथ आज की सदन यहीं पर समाप्त होगी। अभी सदन में लगातार आभास संख्याओं के बारे में चर्चा चलेगी। कल के सदन में इसके उपयोगिता के बारे में चर्चा होगी।